नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उद्धव के संयोजक तो नीतीश की पीएम पोस्ट पर दावेदारी। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल। मेरे परिवार को आरक्षण की जरूरत नहीं, यह समुदाय की लड़ाई है। मराठा आंदोलन पर छगन भुजबल ने फिर बोला हमला। 1 किलोग्राम सोना और 7 किलो चांदी से तैयार रामलला की चरण पादुकाएं। इंडिया गठबंधन से एक कदम आगे है बीजेपी। शाह ने अपनी पार्टी के सांसदों को टास्क भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र, नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। अब खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक मंगलवार को दिल्ली में होगी। इसमें अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक शुरू होने से पहले शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को संयोजक बनाने तो जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम चेहरा बनाने की मांग कर दी। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक से पहले शिवसेना यानी उद्धव गुट ने संयोजक पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। मुखपत्र सामना में आर्टिकल लिखकर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग कर दी है। वहीं जेडीयू ने पटना में पोस्टर लगाकर लिखा है, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी चैनलों पर अखिलेश यादव के चेहरे को आगे करने की पैरवी में जुट गए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि विपक्षी दलों के गठबंधन में तमाम राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जुटे हैं। उन्हें जनता और देश की भलाई से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो रही बैठक से पहले से ही इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जहां संयोजक का पद चाह रही है, तो जेडीयू और सपा भी इस रेस में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद से जेडीयू के नेता लगातार बयान देकर नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश के चेहरे पर बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक रूपता की कमी दिखती है। कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग कर चुकी है। वहीं इसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश सिंह ने नीतू सिंह से जवाब तलब भी किया है। इसी साल सितंबर में मुंबई में हुई बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल संयोजक की जरूरत नहीं है। उद्धव ने कहा था कि तमाम दलों ने आम सहमति से 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा था कि इस कमेटी के सदस्य गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेंगे और अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को इससे वाकिफ कराएंगे। बता दें कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, आप के राघव चड्ढा, सभा से जावेद खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। अब उद्धव ठाकरे ने दिल्ली की बैठक से पहले खुद को संयोजक बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद से इंडिया गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियां एक्टिव हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियां चाहती है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बजाय उनकी चले। कांग्रेस जहां इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने के फेर में है, तो क्षेत्रीय पार्टियां पीएम के सामने खुद के नेता का चेहरा फिट करने की जुगत में है। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की नजर है। सभी दल चाहते हैं कि उनकी पार्टी का नेता इंडिया गठबंधन का चेहरा बने। दरअसल गठबंधन का संयोजक बनने के बाद उस अमुक नेता को राष्ट्रीय पहचान बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का संयोजक खुद ब खुद प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाएगा, यानी उस नेता को
पीएम मोदी के सामने दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक और उनकी पार्टी के नेता लगातार उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि वह गठबंधन में किसी प्रकार का पद पाने की लालसा नहीं रखते हैं। नीतीश बार बार कहते रहे हैं कि उनका मकसद तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर रखना और बीजेपी को केंद्र की सत्ता में बेदखल करना है। हालांकि जानकार मानते हैं कि बिना नीतीश कुमार की मौन सहमति के उनके समर्थक और पार्टी उनको पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग नहीं करते। आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एक दिन पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मंगलवार को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी केजरीवाल ने अलग से मुलाकात की। टीएमसी सांसद और बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साउथ एवेन्यू आवास पर लगभग 45 मिनट की बैठक के दौरान हुई चर्चा पर केजरीवाल ने कोई टिप्पणी नहीं की। केजरीवाल ने बाद में अपने आवास पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी सहित शिवसेना यानी यूबीटी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भ्रष्टाचार मुलाकात के दौरान देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर उद्धव ठाकरे और अन्य शिवसेना यानी यूबीटी नेताओं के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें भी साझा की और कहा कि अपने आवास पर उनकी यानी शिवसेना के नेताओं की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मंगलवार को यहां अशोका होटल में होगी। केजरीवाल की इन तमाम नेताओं के साथ अलग से हुई मुलाकात की भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में घटक दल संयोजक के पद को लेकर और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला ले पाते हैं या नहीं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पर हमला बोला है। भुजबल ने जरांगे को अधिक तवज्जो दिए जाने पर ऐतराज जताया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर छगन भुजबल ने कहा कि मेरे परिवार को ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आर्थिक रूप से पिछड़े ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाने की लड़ाई है। भुजबल ने यह बात भिवंडी में आयोजित ओबीसी संकल्प सभा में कही। भुजबल ने कहा कि सरकार जरांगे पाटिल को अधिक महत्व देने लगी है, इसे बंद करना चाहिए। इस सरकार के मंत्री जरांगे से वैसे ही मिलने जा रहे हैं जैसे ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे महात्मा गांधी से मिलने जाते थे। छगन भुजबल ने समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन मराठा समाज को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि उनका विरोध भीड़ तंत्र, आगजनी करने वालों और विधायकों के घर चलाने वालों से है। बाला साहेब सराटे न्यायालय में ओबीसी आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने ओबीसी में आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी महामंडल के साथ जो अन्याय किया जा रहा है और मराठा समाज के लिए बने महामंडल को भारी धनराशि दी जा रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। भुजबल ने ओबीसी महामंडल को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने और उनके आरक्षण अनुशेष भर्ती को अन्य लोगों को न देने की मांग की। सम्मेलन को किशन कथोरे, प्रकाश शेंडगे और राजाराम साल्वी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल भी आने वाले थे, लेकिन वह आए नहीं। पाटिल के शामिल न होने से चर्चा हो रही है। कुणबी समाज ने भी इस कार्यक्रम को एक विशेष समुदाय की सभा बताया है। कुणबी समाज के अधिकांश लोग अनुपस्थित थे। सम्मेलन में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत सोरे, दशरथ पाटिल, पूर्व राज्य मंत्री महादेव जानकर, ओबीसी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी के अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, कुणबी सेना अध्यक्ष विश्वनाथ पाटिल, प्रमुख राजाराम साल्वी, विधायक रईस शेख, महेश चौघुले, शांताराम मोरे, विश्वनाथ भोईर, पूर्व मंत्री जगन्नाथ पाटिल, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, दयानंद चोरघे, प्रकाश पाटिल आदि उपस्थित थे। अयोध्या में
में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। भगवान राम की पादुका बनकर तैयार हो गई है, जिन्हें SG हाईवे पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। इस पादुका को हैदराबाद के श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। पादुका को बनाने में 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पादुका में बहुमूल्य रत्न भी लगाए गए। रामलला की चरण पादुका को पूरे देश में घुमाया जा रहा है। ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच जाएगी। गत 17 दिसंबर को इन्हें रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया। तिरुपति बालाजी के बाद इन्हें सोमनाथ भी ले जाया जाएगा। श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिन परिक्रमा की थी। पिछले 2 सालों से इन पादुकाओं को रामेश्वरम और बद्रीनाथा तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है। इन चरण पादुकाओं में सोने और चांदी के अलावा बेशकीमती रत्नों का भी प्रयोग हुआ है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी यहीं पर रखी जाएगी। अहमदाबाद पहुंची इन चरण पादुकाओं को बालाजी मंदिर के ट्रस्टी सुब्बारायुडू अपने सिर पर रखकर मंदिर के अंदर ले गए। इसके बाद बालाजी मंदिर के पंडितों ने इसकी विशेष पूजा की। कुछ भक्तों ने इन पादुकाओं को अपने सिर पर भी रखा। गौरतलब है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी स्वास्थ्य एवं उम्र संबंधित कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। दोनों यानी आडवाणी और जोशी बुजुर्ग है और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी ने राम मंदिर की थीम पर एक नेकलेस बनाया है। खास बात यह है कि नेकलेस बनाने में 5000 अमेरिकन डायमंड्स और 2 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इस नेकलेस को बनाने में 35 दिन लगे और इसे 40 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। राशिद ज्वेलर्स के डायरेक्टर कौशिक काकड़िया ने बताया कि हम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से बहुत प्रेरित है। हमने 5000 से ज़्यादा अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल कर इस नेकलेस को बनाया है। यह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। हम इसे राम मंदिर को तोहफे में देंगे। हम चाहते हैं कि राम मंदिर को कुछ उपहार दे, इसलिए यह खास नेकलेस बनाया गया है। इस नेकलेस की लड़ियों में रामायण के मुख्य पात्रों को उकेरा गया है। दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन बीजेपी इस रणनीति पर पहले से ही काम कर चुकी है। इसी के तहत बिहार लोकसभा चुनाव में जीत का आधार तैयार करने के लिए अमित शाह ने अपनी पार्टी के सांसदों को टास्क भी दिया हुआ है। बीजेपी जिस स्लोगन के सहारे बिहार में विजय अभियान शुरू करने जा रही है वह है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में आज चुनावी रणनीति पर बात करेंगे। हालांकि बीजेपी इनसे एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ने बिहार में मोदी की गारंटी रथ निकालने को अमलीजामा पहना भी दिया है। चुनावी जंग इस मुहिम को राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास पर अंजाम दिया गया, जहां बिहार के लगभग सभी बीजेपी सांसदों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा क्षेत्र की जानकारियां भी हासिल की। इसके बाद केंद्र सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। गत दिनों 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की ओर से खासकर हिंदी बेल्ट के 3 राज्य राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में मिली जीत पर विपक्ष ने भी माना था कि बीजेपी का प्रचार तंत्र और बूथ मैनेजमेंट के कारण हार मिली है। बीजेपी अपनी इसी राह पर चलकर बिहार लोकसभा चुनाव में जीत का आधार बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जिस स्लोगन के सहारे बिहार में विजय अभियान शुरू करने जा रही है वह है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी। इस स्लोगन से राज्य की जनता को रूबरू कराने के लिए प्रदेश बीजेपी को यह जिम्मा दिया गया है कि अतिशीघ्र मोदी की गारंटी रथ का कार्यक्रम बनाए, जिलेवार यात्रा का प्रोग्राम बनाकर संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों तक भिजवाए ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।
मोदी की गारंटी रथ के संचालन के लिए कमेटी बनाए और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कराए। इस बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी फोकस किया। पहले बीजेपी सांसदों से फीडबैक लिया, फिर संगठित तैयारियों का पूरा लेखा जोखा भी हासिल किया। अमित शाह ने इस दौरान मौजूद सांसदों को यह निर्देशित किया कि अभी से ही लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करती जाए, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सांसद पूरी ताकत के साथ मेहनत करें। इस कार्य को संसद का मौजूदा सत्र खत्म होते ही सांसद अपने अपने क्षेत्रों में शुरू कर दे। ध्यान यह रखे कि इस यात्रा से ज्यादा लोगों को जोड़े और अपनी पहुंच भी सुदूर क्षेत्रों में बढ़ाए। इस दौरान केंद्र की लाभार्थी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। इस यात्रा का मूल उद्देश्य या फोकस यह मान ले कि कितना नए लोग जुड़ पाए। इस यात्रा की सफलता का यह मापदंड इन्हीं लोगों को जोड़ने से संभव होगा। महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद ही अमित शाह ने बिहार को अपने निशाने पर ले लिया था। यात्रा दर यात्रा की। वैसे अमित शाह का लोकसभा का चुनावी सफर इसी 25 फरवरी को शुरू हुआ। तब अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में चुनावी शंखनाद किया था। 2 अप्रैल को अमित शाह नवादा आए थे। तब यह कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार नवादा से स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है। यहां से गिरिराज सिंह सांसद भी रहे थे। 2019 में नवादा सीट लोजपा को दे दी गई थी। जब बीजेपी एक बार फिर नवादा जैसी मजबूत सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। इस साल 29 जून को अमित शाह लखीसराय गए थे, जहां उनके निशाने पर लल्लन सिंह की सीट मुंगेर है। यहां बीजेपी चुनाव लड़ने का भी मन बना चुकी है। चौथी बार अमित शाह 16 दिसंबर को झंझारपुर आए थे। झंझारपुर लोकसभा से वर्ष 2014 के चुनाव में बीजेपी एक बार जीती थी। तब वीरेंद्र कुमार यहां से सांसद थे। 2019 में ये सीट जेडीयू को चली गई और यहां से रामप्रीत मंडल चुनाव जीते थे। अब इस सीट को फिर से पाने के लिए झंझारपुर में अमित शाह ने सभा की। अब 5वीं बार अमित शाह 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आए और समाजवादी का गढ़ रहा मुजफ्फरपुर में जीत की रणनीति गढ़ गए। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा में 90 में से 54 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। वहीं राज्य में 2018 में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 35 सीट पर सिमट गई। राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 6ठी विधानसभा का प्रथम सत्र 19 दिसंबर को शुरू होगा तथा 21 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 3 बैठकें होगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पहले दिन नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे तथा 20 दिसंबर सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अधिकारियों ने बताया कि 21 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी किए जाएंगे। राज्य शासन के अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्वाचित सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए विधानसभा परिसर को फूल मालाओं और रंगोली से सजाया जा रहा है तथा विधानसभा चौक का नए तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर को लोक कला और लोक संस्कृति की पेंटिंग से सजाया जा रहा है। सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों का मुख्य द्वार पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं लोक संस्कृति पर केंद्रित लोक नृत्य की छटा भी देखने को मिलेगी। अधिकारियों ने बताया विधानसभा में सत्र अवधि के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। केवल प्रवेश पत्र के साथ ही विधानसभा परिसर में प्रवेश की पात्रता होगी। उन्होंने बताया विधानसभा परिसर और सभी दीर्घाओं में सुरक्षा कर्मियों द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। विधायकों के साथ आए कार्यकर्ता और उनके परिजनों के लिए विधानसभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में बड़ी स्क्रीन लगाकर सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष रामविचार नेताम नए विधायकों को
पद की शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक रमन सिंह को सत्ता पक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्षी कांग्रेस ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ विधायक और राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरण दास महंत को विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल हमले कर रही है। ये मिसाइलें इतनी तेज से वार करती है कि उन्हें मार गिराना असंभव माना जाता है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। इसके लिए पैट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराने में सफलता हासिल की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किंजल मिसाइल को अजेय करार दिया था और इसकी तारीखों के पुल बांधे थे। यूक्रेन के सैनिक इस शानदार सफलता से बहुत उत्साहित है, जो लगातार रूसी मिसाइल हमलों का सामना कर रहे थे। यूक्रेन ने संकेत दिया है कि उसने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की मदद से रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। अब तक माना जाता था कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह नहीं किया जा सकता, लेकिन यूक्रेन की सफलता ने पुतिन को बड़ी टेंशन दे दी है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहंत ने ऐलान किया है कि उनकी सेना के एक X-47M किंजल मिसाइल को कीव के ऊपर मार गिराया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला 14 दिसंबर को रूसी सेना की ओर से किया गया था। इनहत ने कहा कि एक मिसाइल को मार गिराया गया है। इसकी पुष्टि यूक्रेनी वायुसेना के प्रमुख ने भी की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अभी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। यूक्रेन के किंजल को मार गिराने के दावे की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि यूक्रेनी वायुसेना की कार्रवाई के बाद कीव के लोगों को आकाश में तेज आवाज सुनाई दी थी। प्रवक्ता ने कहा कि रूसी सेना ने किंजल मिसाइल को दागा और फिर एक नकली मिसाइल को छोड़ा ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह जरूरी था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जाए और उसकी विशेषता को समझा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस इसके बाद अब और ज्यादा किंजल मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दाग सकता है। हाल ही के दिनों में रूसी सेना ने कई बार कीव को निशाना बनाने की कोशिश की है। रूस की किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक स्पीड 10 मैक है और यह 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में माहिर है। यह मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के साथ परमाणु बम भी ले जा सकती है। इस मिसाइल को रूस अपने MiG-31 के फाइटर जेट की मदद से दागता है। इसके अलावा सुखोई 34 की मदद से इसे दागा जा सकता है। रूसी मिसाइल मात्र 2 मिनट में अंदर ही कीव तक पहुंच जाती है। इससे पहले यूक्रेन ने पैट्रियट का भी इस्तेमाल करते हुए मई महीने में 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। ईरान के सिस्तान के राक्स जिले में 15 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 11 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल ने ली है। ईरान का कहना है कि ये हमलावर पाकिस्तान से ईरान में घुसे थे और इनका इरादा इससे भी बड़े हमले को अंजाम देने का था। ईरान ने इस सीमा सुरक्षा में पाकिस्तान की असफलता कहा है। ईरान के कड़े शब्दों में पाकिस्तान से आतंकी संगठनों पर काबू करने के लिए कहा गया है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। ईरान की ओर से ये टिप्पणी ईरानी प्रांत सिस्तान में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद आई है, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वाहिदी ने कहा है ये आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमले की कड़ी निंदा की गई है, लेकिन ईरान इससे खुश नहीं है। उसने पाकिस्तान से इस ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा है।
ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने सिस्तान बलूचिस्तान में उस पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके का दौरा किया जहां हमला हुआ था। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद वाहिदी ने पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को भी पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाने स्थापित ना करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरान में 15 दिसंबर के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल ही के साल में सबसे गंभीर हमला है। ईरानी गृह मंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मलिक ने भी कह चुके हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर ही इस तरह के संगठन पनाह पा रहे हैं। पाकिस्तान को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ईरान का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का सामना कर रहा है। भारत के साथ भी उसकी तनातनी जग जाहिर है, तो हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से भी उसकी ठनी हुई है। टीटीपी पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की सरकार और अफगान तालिबान के रिश्ते तल्ख हुए हैं। अब ईरान ने भी उसे बेहद कड़ी चेतावनी दे दी है। मंगलवार की सुबह शेयर बाजार फ्लैट ही खुला। कभी बाजार नेगेटिव में चल रहा है तो कभी मामूली पॉजिटिव है, लेकिन बाजार में स्पाइसजेट के शेयर 2 दिनों से चढ़ रहे हैं। 2 दिन में ही इसके शेयर 29% से भी ज्यादा चढ़ गए। आज कंपनी ने शेयर बाजार को गो फर्स्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना दी। वो क्या है, हम आपको बता दें। लगता है कि एविएशन कंपनी स्पाइसजेट के हाथ कारों का खजाना लगा है, तभी तो वह ग्राउंडेड एविएशन कंपनी गो फर्स्ट को खरीदना चाह रही है। स्पाइसजेट ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा कि उसने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की है। साथ ही इस दिवालिया विमानन कंपनी की उचित जांच पड़ताल के बाद प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। स्पाइसजेट ने आज शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास रुचि व्यक्त की है। वह चाहती थी कि उसका अधिग्रहण करने के बाद एक मजबूत तथा व्यवहार एयरलाइन बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने साथ ही बताया कि उसके निदेशक मंडल ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विकास योजनाओं में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के मकसद से करीब 27 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नई पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को हाल ही में मंजूरी दे दी है। गो फर्स्ट ने प्रिंट एंड विंटरी इंजन की सप्लाई में आई दिक्कतों की वजह से बीते 3 महीने से उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। कंपनी अभी दिवाली समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इससे पहले ईटी में ऐसी खबरें आई थी कि स्पाइसजेट के अलावा 2 और एंटिटीज ने गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उनमें अफ्रीका के साफरिक इन्वेस्टमेंट्स और शारजाह की एविएशन कंपनी स्काई वन शामिल है। तीनों कंपनियों ने गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी तब दिखाई जबकि प्रस्ताव जमा करने की डेडलाइन पहले ही बीत चुकी है और लेंडर्स कंपनी के लिक्विडेशन पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली तीनों कंपनियों ने प्रस्ताव सौंपने की डेडलाइन को बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके लिए उन्होंने गो फर्स्ट को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और संभाल रहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैलेंद्र अजमेरा के पास बीते 10 दिनों के दौरान रिक्वेस्ट भेजी। अब कमेटी ऑफ क्रेडिट्स इन अनुरोधों पर गौर करने के बाद बैठक करने वाली है, जिसमें विचार किया जाएगा कि डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। गो फर्स्ट की दिवाली प्रक्रिया के तहत ऑफर देने की डेडलाइन 22 नवंबर 2023 थी, यानी संभावित खरीदारों को अपना ऑफर पेश करने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन उस तारीख तक गो फर्स्ट को खरीदने में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। डेडलाइन बीते जाने के बाद लैंडर्स के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो डेडलाइन को आगे बढ़ाए या लिक्विडेशन की राह पर बढ़ते रहे। अब स्पाइसजेट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। स्पाइसजेट से इस ऑफर के बारे में खबर सोमवार को ही आ गई थी। आज कंपनी ने औपचारिक रूप से शेयर बाजार को सूचना दी है। इन 2 दिनों में स्पाइसजेट के शेयर 29% से भी ज्यादा चढ़ सकते हैं।
आज ये देखें तो कंपनी के शेयर में 4% से ज़्यादा का उछाल आया। कल इसके शेयर 64.21 रुपए पर बंद हुए। आज बाजार खुलते ही इसके शेयर 66 रुपए पर खुले और ऊपर 69.20 रुपए तक गए। समाचार लिखे जाने के समय इसके शेयर 66.99 रुपए तक चल रहे थे। साउथ सिनेमा की फिल्में बीते कुछ सालों से इंडस्ट्री में धमाल मचाती आ रही है। इस लिस्ट में एक और फिल्म जुड़ सकती है। प्रशांत वर्मा की फिल्म हनुमान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें साउथ एक्टर तेजा सज्जा हनुमान के अवतार में बने दिख रहे हैं। ट्रेलर में हर एक सीन दमदार है। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म हनुमान को लेकर कई महीनों से हर तरफ चर्चा थी। इसके टीजर से लोगों के बीच एक्साइटमेंट पैदा हो गई थी और अब ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिख रहा है। 19 दिसंबर को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। लीड रोल में एक्टर तेजा सज्जा गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। टीजर रिलीज होने से पहले तेलुगु राज्य के बाहर फिल्म के लिए कोई बड़ी चर्चा नहीं थी, लेकिन इसके क्लिप वायरल होने के बाद से यह देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनती दिख रही है। आपको बताते हैं ट्रेलर की बात। तो ट्रेलर की शुरुआत में हीरो के पानी में गोता लगाने से होती है। वो वहाँ कुछ अजीब सा देखता है। उसके बाद के सीन्स में वो एक सुपर हीरो बनकर दिखाई देता है और उसके पास महाशक्तियाँ होती है। फिर आता है फिल्म का विलन, जो दुनिया पर राज करना चाहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक शक्तियों की तलाश में है। वह अपनी सेना के साथ अंजानद्री में आता है और वहाँ सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहानी को मजबूत बना रही है। भगवान हनुमान का अंतिम सीन श्री राम का जाप करता और फिर बर्फ फोड़ता दिखाई देता है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। प्रशांत वर्मा जो एक टैलेंटेड कहानीकार है, वो अपनी राइटिंग और कहानी से फैंस को अक्सर चौंकाते ही रहते हैं। टैलेंट में अंजानद्री को एक शानदार ढंग से दिखाया गया है। तेजा सज्जा एक दलित आदमी के रोल में है जो बाद में सुपर हीरो बनकर सामने आते हैं। सुपर विलन के रूप में विनय राय घातक है। दशरथी शिवेंद्र की सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है। कुल मिलाकर इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यह इंडियन सुपर हीरो फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इसका ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है। जाहिर तौर पर जब ये सिनेमाघरों में उतरेगी तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार देखने को मिल सकता है। प्रोड्यूसर के निरंजन रेड्डी की बनाई हनुमान 12 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर डंकी और सालार की क्लैश को लेकर हर कोई एक्साइटेड है। दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग में तेजी आ गई है। हालांकि आंकड़े और कमाई में शाहरुख खान की डंकी आगे निकलती हुई दिख रही है, लेकिन शुक्रवार को रिलीज के कारण सालार के पास एडवांस बुकिंग के लिए एक दिन का वक्त अधिक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर 2023 के सबसे बड़े क्लैश को अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। गुरुवार 21 दिसंबर को शाहरुख खान की डंकी रिलीज हो रही है। मुंबई में सुबह 5:55 पे शोज रखे गए हैं, जबकि शुक्रवार 22 दिसंबर को प्रभास की सालार सिनेमाघर में दस्तक देगी। दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है, जबकि दोनों ही सुपरस्टार में भरपूर दबाव भी है। एक तरफ शाहरुख खान है, जिन पर पठान और जवान के बाद डंकी को ब्लॉकबस्टर बनाने का प्रेशर है। वहीं लगातार 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद प्रभास को एक अदद सुपरहिट की तलाश है। एडवांस बुकिंग में दोनों ही फिल्में पूरा जोर लगा रही है। शनिवार से लेकर सोमवार तक के आंकड़ों में डंकी बाजी मारती हुई दिख रही है, लेकिन दिलचस्प ये है कि रविवार के मुकाबले सोमवार को सालार के 58% अधिक टिकट बिके हैं। जवान के डायरेक्टर एटली ने पिछले दिनों दावा किया था कि राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उनकी फिल्म और पठान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं बाहुबली के डायरेक्टर SM राजामौली का कहना है कि प्रशांत नील एक बार फिर KGF जैसी बम्पर सक्सेस को दोहराने वाले हैं। बीते शनिवार को जब ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, तब सालार ने डंकी को पहले दिन पूरी तरह मात दी थी, लेकिन अगले ही दिन कहानी पलट गई। ताज़ा आंकड़ों में भी अब डंकी रिलीज से पहले कमाई में आगे है। हालांकि यह आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि डंकी के लिए जहां बुधवार तक की एडवांस बुकिंग होगी, वहीं सालार के लिए गुरुवार तक एडवांस बुकिंग होनी है।
एक रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार रात तक शाहरुख खान की फिल्म डंकी के लिए कुल 2,61,065 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। इनमें अधिकतर टिकटें मल्टीप्लेक्स की है। टिकट की कीमतें भी अधिक है, लिहाजा डंकी ने सोमवार रात तक एडवांस बुकिंग से 60.62 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दूसरी ओर सालार के लिए 3 दिनों में डंकी से अधिक 2,52,486 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन कमाई के मामले में ये पीछे है। सालार ने सोमवार रात तक एडवांस बुकिंग की, जो 6.14 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। शाहरुख खान और प्रभास दोनों ही जबरदस्त फैन फॉलोअर है। ऐसे में साल के आखिरी में टिकट खिड़की पर दर्शक बढ़ जाएंगे। यहाँ बात भी गौर करने वाली है कि डंकी के लिए जहां 9,949 शोज की एडवांस बुकिंग हो रही, वहीं सालार के लिए 4,400 शोज की एडवांस बुकिंग चल रही है। दोनों ही फिल्मों में मास सर्किट में घमासान है। इसके अलावा साफ तौर पर जहां साउथ इंडिया में सालार को लेकर बुकिंग ज़्यादा है, वहीं नॉर्थ इंडिया में डंकी के लिए। लेकिन इसी साल जवान, पठान, लियो, जेलर और टाइगर 3 जैसी फिल्मों के एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखें तो डंकी और सालार अभी बहुत पीछे है। हालांकि अभी 2-3 दिन का वक्त और है, ऐसे में कहानी आगे भी पलट सकती है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।